Hello everyone, good morning. I welcome all of you in Learn and Grow classes. फ्रेंड्स हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जामिनेशन रिलेटेड पेपर को जो 2004 से शुरू हुए हैं, जिसमें हमने 2004, 5, 6, 7, 8, 9 तक सॉल्व कर लिया है। अब अगला है जो पेपर सेट वो है 2010 का। अभी तक जो हमने सॉल्व कराया मित्रों वो पुरानी बुक में दी गई थी। अब जो नए एक्सेलेंट की बुक आती है उसमें पेपर सेट जो है 2010 से दिए गए हैं। तो हालांकि उससे आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जो हमने 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक करवाए हैं। अब यहाँ से शुरू होता है जो 10 नंबर का है। हम देखेंगे कि पिछले ईयर के जो हमने अभी सॉल्व करवा दिया है उसके भी प्रश्न यहाँ रिलेटेड जो रिपीट हुए हैं। यहाँ देखिए पहला ही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, लेकिन बस अंतर इतना है यहाँ फादर की जगह पिछले सेट में मदर दिया गया था। तो हमें करने क्या है, हमें वही करने हैं जो हमने 4 से लेके 5 तक 4, 5, 6, 7, 8 तक किए हैं। अब पुनः हम आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है और उसको कैसे अरेंज करने हैं। बस हमें देखने हैं कि स्ट्रक्चर जो हमने अभी तक देखा उसी पे करने हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखा गया फादर नॉकिंग द समवन एट हर डोर। हर मतलब होता है सुनना, सुनना। समवन मतलब कोई व्यक्ति है, और नॉकिंग मतलब होता है खटखटाना। कोई खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है दरवाजे पे। तो सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे फादर। फादर heard someone knocking at the door. knocking at the पिताजी जो है heard सुनते हैं कि someone knocking at the door, कोई व्यक्ति दरवाजे पे नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है। इस तरह से मित्रों जो हमने पहला क्वेश्चन था उसे हल किया। अब अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है सेकंड, और उसमें लिखा है कि डियर पेरेंट्स चिल्ड्रन शुड द रेस्पेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, कहीं पे पेरेंट्स तो कहीं पे टीचर्स, कहीं पे एल्डर्स, ऐसे करके बस एक वर्ड को चेंज किया गया, बाकी सेम वैसे रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे द चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट दियर पेरेंट्स। क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन शुड respect their parents. The children should respect their parents. बच्चों को चाहिए, क्या चाहिए, रेस्पेक्ट सम्मान करना, their parents अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। इस तरह से हमने जो पेपर नंबर 2010 का है उसका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है थर्ड, और लिखा है a man a book which gave to sister। गिव मतलब होता है देना, सिस्टर मतलब बहन, बुक मतलब किताब, और मैन मतलब होता है आदमी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे मित्रों a man gave his book
बुक मतलब होता है किताब, और गिव मतलब होता है देना, सिस्टर मतलब बहन, मैन मतलब आदमी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ मैन। अ मैन गेव, क्रिया के रूप में अ मैन गेव अ बुक। क्या दिया? अ बुक। किसे दिया? टू हिज सिस्टर। टू हिज सिस्टर। अ मैन गेव अ बुक टू हिज सिस्टर। एक आदमी ने किताब दिया टू हिज सिस्टर, अपनी बहन को। अपनी बहन को किताब दिया। अब अगला प्रश्न है, वो प्रश्न नंबर है 4 नंबर का। टू फॉरगिव, टू फॉरगिव द बॉयज द प्रिंसिपल देम रिक्वेस्टेड। एक क्वेश्चन एक बार और ये भी रिपीट हुआ है, और प्रिंसिपल के बजाय वहां पे टीचर लिखा है। और मुझे लगता है कि 6, 7, 8 में से किसी में एक में प्रश्न पूछा गया है, ये रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे द बॉयज। द बॉयज रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू फॉरगिव देम। द बॉयज requested the principal the boys requested the principal requested the principal to forgive them. To forgive them. The boy requested, बच्चों ने प्रार्थना की प्रिंसिपल से टू फॉरगिव देम, कि उन्हें माफ कर दिया जाए। बच्चों ने प्रिंसिपल से प्रार्थना किया या निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया क्या करने के लिए? टू फॉरगिव देम, उन्हें माफ कर देने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में लिखा हुआ है बॉय माय ब्रदर इज आइज ब्लू विथ द। तो ब्लू मतलब होता है नीला, और आई मतलब आंखें, ब्रदर मतलब भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे हम, सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे हम सब्जेक्ट के रूप में? लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में द बॉय विथ ब्लू आईज। द बॉय विथ blue eyes. The boy with blue eyes is my brother. Is my brother. The boy with blue eyes is my brother. नीले आंखों वाला लड़का मेरा भाई है। नीले आंखों वाला लड़का मेरा भाई है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, brother a boy notorious is your। तो लिखेंगे हम your brother is a notorious boy। your brother is a notorious
तुम्हारा भाई इज अ नोटोरियस बॉय, एक नटखट लड़का है, एक शरारती लड़का है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2010 का अगला नंबर है वो है 7 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है 7 नंबर के प्रश्न में लिखा है सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी। तो यहाँ पे हम जो है सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। वी शुड वर्क हार्ड, we should work hard for सक्सेस। हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए सफलता के लिए। किसके लिए? सफलता के लिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर है 1, टीचर बाई पनिश्ड ही द वॉच। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे ही पनिश मतलब दंड देना, दंड देना या दंडित करना। बाई मतलब होता है के द्वारा, टीचर मतलब अध्यापक या शिक्षक, वाइज मतलब था होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ही एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे ही वाज पनिश्ड, ही वाज punished, he was punished by the teacher, by the teacher, he was punished by the teacher, वो शिक्षक के द्वारा दंडित किया गया। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये मित्रों है पैसिव वॉइस में। हमने जो पिछली वीडियो बताए थे, हमने देखा था, तब उसमें भी हमने बताया था जो टू बी वर्ब होती है, टू बी वर्ब में आता है इज एंड आर और वाज वर्ब, ये होता है। और इनके बाद सामान्यतः नियम होते हैं जो कंटीन्यूअस टेंस आते हैं, उस टेंस में इसके बाद इन हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, तो ये कंटीन्यूअस में होती है। अगर इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो ऐसी दशा में स्ट्रक्चर जो हो जाता है वो पैसिव वॉइस में जन्म लेता है। अगला क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है 9। लिखा है टू यू ग्रेटफुल फील आई वेरी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में ग्रेटफुल फील मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना। वेरी मतलब होता है बहुत, आई मतलब मैं, ग्रेटफुल मतलब होता है आभारी, आभारी होना, और यू मतलब तुम या आप। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में आई फील वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई फील वेरी ग्रेटफुल टू यू। लिखेंगे हम सब्जेक्ट के रूप में आई फील वेरी ग्रेटफुल टू यू, टू यू और लास्ट में फुल स्टॉप। तो मैं आई फील वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत आपका आभारी हूँ, मैं आपका बहुत आभारी हूँ
कुछ जो क्वेश्चन नंबर 9 था इस तरह का सेंस दे रहा है। अब अगला प्रश्न है, अब वो प्रश्न है 10 नंबर का। द शॉर्ट माइटियर देन पेन इज द, ये एक प्रॉवर्ब है जो बहुत ही फेमस है। तो प्रॉवर्ब मतलब होता है मुहावरा। हम सबसे पहले लेंगे जैसे तलवार, पेन की धार तलवार से कहीं अधिक तेज होती है, कुछ इस तरह का सेंस इसका आता है। द सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे हम सबसे पहले द पेन इज, द पेन इज माइटियर, शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली मतलब होता है शक्तिशाली, बहुत ताकतवर। द पेन इज माइटियर, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, देन द स्वॉर्ड। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, पेन की धार या ताकत कहीं अधिक शक्तिशाली होती है, पेन कहीं अधिक शक्तिशाली होती है से अपेक्षाकृत। जो ये है दैन का मतलब होता है से या अपेक्षाकृत। दैन स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार। तो इस तरह से जो 10वां प्रश्न था उसे हमने देखा। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 11, और प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है हिज, लिखा है हिज, हिज बियर्ड begging earns, so his bread begging earn he by। तो begging मतलब होता है भीख मांगना, भीख मांगना या मांगना। ब्रेड मतलब होते हैं रोटी, अर्न मतलब कमाना, कमाना या कमाई करना, पैसा कमाना। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लिखा गया ही, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले ही लिखेंगे, ही। फिर क्रिया के रूप में, यह सिंगुलर है तो क्रिया के रूप में अर्न्स लिखा गया है, ही अर्न्स, ही अर्न्स his bread by begging, he earns his bread by begging, by begging, he earns his bread by begging, वो अपनी जीविका मांग के चलाता है। बस यहाँ अंश, अंश मतलब जीविका कह सकते हैं या रोटी, सॉरी ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी होता है, या अपना खाना भरण पोषण करना वो बेगिंग करके करता है। तो ही अर्न्स हिज ब्रेड बाय बेगिंग, वो अपनी जीविका मांग के चलाता है। अगला प्रश्न है, और प्रश्न नंबर है 12 नंबर का। डे ब्रेड रेनिंग सिंस इट हैज बीन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट हैज बीन रेनिंग, it has been, it has been raining since daybreak, since daybreak, it has been raining since daybreak। डेब्रेक मतलब सुबह पर फटना, एकदम सुबह सुबह से ही बरसात हो रही है। बरसात कब से हो रही है? एकदम बिल्कुल सुबह से हो रही है, उषा काल से हो रही है।
तो उस जो 12 नंबर का क्वेश्चन था, जो अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए वर्ड्स थे, उसको हम सीक्वेंस में करते हुए एक स्ट्रक्चर पे रखे तो वो एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में तब्दील हो गया। अब अगला प्रश्न है, वो प्रश्न नंबर है 13 नंबर का, और 13 नंबर में लिखा गया है राम इंटेलिजेंट, लिखा है राम इंटेलिजेंट बेरी बॉय इज। तो हम लिखेंगे राम, राम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, फिर इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, राम इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। राम इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, राम बहुत ही बुद्धिमान लड़का है। इस तरह से हमने 13 नंबर के क्वेश्चन को भी देखा। अगला प्रश्न है वो 14 नंबर का, ऑनेस्टी द पॉलिसी बेस्ट इज। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार आया है क्वेश्चन। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये उक्ति है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, ईमानदारी। पॉलिसी मतलब होता है नीति। तो लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो ये रहा 14 नंबर के क्वेश्चन का हल। अब अगला नंबर है वो है 15 नंबर। 15 नंबर में लिखा गया है 15 नंबर में लिखा गया है मित्रों, स्मोकिंग हेल्थ इंजूरियस इज टू। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना भी है इसकी भी और इसकी भी। इंजूरियस मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक, और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे स्मोकिंग। स्मोकिंग इज injurious injurious to health। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस तरह से हमने 15 नंबर के क्वेश्चन को भी देखा। अब अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन, और ये 2010 का अंतिम प्रश्न है, जो 16 नंबर का है। लिखा है वन हार्ड वर्क इज इन शुड टू सक्सीड लाइफ। तो यहाँ पे वन जो है मित्रों, वन मतलब होता है कोई व्यक्ति। जब ये प्रोनाउन के रूप में आता है तब इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति। तो हम लिखेंगे वन शुड वर्क हार्ड। लिखेंगे क्या, वन शुड वर्क हार्ड, वन शुड वर्क हार्ड, वन शुड वर्क हार्ड to succeed in life, to succeed in life, one should work hard to succeed in life। इस तरह से हमने जो क्वेश्चन 2010 का पेपर था उसमें जो 1 से लेकर के 16 नंबर तक के प्रश्न दिए गए थे, डिसऑर्डर या अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए क्वेश्चन के जो वर्ड्स थे उनको हम एक सीक्वेंस में करते हुए एक स्ट्रक्चर पे रखते हैं, तो हमें मीनिंगफुल सेंस देने वाला सेंटेंस मिलता है। इस तरह से हमने 1 से लेकर 16 नंबर तक के क्वेश्चन को
मिलकर सॉल्व किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन और वीडियो समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है वो टाइप करिए। आपको समझाने की भरपूर प्रयास करेंगे। इस तरह से हम अगली वीडियो में मिलेंगे। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलते हैं जो है 2011 का। 2011 के प्रश्न पत्र है जो उसे सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।